हेलो एवरीवन। हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के 2022 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे, जिसमें हमने भाग 2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन 19 से 21 तक के सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को हल करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, संलग्न परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य हो तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 प्रतिरोध x का मान, और दूसरा 4 ओम के प्रतिरोध में धारा। ये सर्किट हमें गिवन है। इस सर्किट में उसने कहा कि इस 10 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो आप लिखेंगे 10 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये सेतु संतुलन की स्थिति में होगा। तो सेतु संतुलन की स्थिति में होगा, अर्थात संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा, यानी कि 3/6 3/6 इजकल टू x/12। और यहां से ये कैंसिल होगा 2, तो ये आ जाएगा 1/2 इजकल टू x/12। तो यहां से x जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 12/2 अर्थात 6 ओम। तो इस प्रकार आप इस x को फाइंड कर सकते हैं, जो कि आया है 6 ओम। अभी उसने कहा है 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, यानी कि इस पूरे परिपथ में कितनी धारा हमारे प्रवाहित हो रही है वो निकालनी है। चूंकि ये वाला प्रतिरोध इसमें कार्य नहीं कर रहा, अर्थात इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो अब हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। जब ये इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ये दोनों किस में होंगे, श्रेणी में, और ये दोनों भी श्रेणी में। तो श्रेणी क्रम में इसका हो जाएगा 3 और 6, यानी कि सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो यानी कि एक हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं 3 + 6 यानी कि 9 ओम, और R2 मान लेते हैं हम यहाँ पर x + 12, और x आया है 6, अर्थात 6 + 12 6 और 12 18 ओम। अब R1 R2 ये समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर R1 बना है, इन दोनों को मिलाकर R2, तो ये दोनों समांतर में होंगे। R1 R2 समांतर क्रम में होंगे, अतः तो हम ही इन दोनों का तुल्य मान लेते हैं R3। तो 1/R3 बराबर 1/R1 + 1/R2। आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते और ऐड करके नीचे, या फिर यहां से सॉल्व करें अगर हम R1/R3 इजकल टू 1/9 + 1/18। तो 1/R3 18, 2 + 1 अर्थात R3 जो आएगा हमारा ये हो जाएगा 3/18 6, तो R3 जो होगा 6 ओम होगा। इस प्रकार हम R3 निकाल सकते हैं 6 ओम। क्योंकि हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध पथ का कुल प्रतिरोध होगा इसका R मान लेते हैं इसे 6 ये है, और अगर आप देख रहे हो 4 यहां पर इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो 6 + 4 अर्थात 6 + 4 अर्थात 10 ओम। तो इस प्रकार पूरे परिपथ का जो हमारे पास निकला है वो 10 ओम निकला है। अब 10 ओम हमारे पास है, बैटरी हमारे पास 5 वोल्ट की है। यदि हमें धारा निकालनी है तो परिपथ की कुल धारा या फिर ऐसा कहें 4 ओम में धारा I बराबर V/R। तो V हमारे पास है 5 वोल्ट और R आपने निकाला है 10, तो ये हो जाएगा 0.5
एम्पियर। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा का क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा इनका परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। क्योंकि हमें किरचॉफ के नियमों को परिपथ आरेख से समझाना है, हम देखते हैं किरचॉफ के नियम क्या थे। किरचॉफ के नियम किसी भी जटिल परिपथ में अनेक भुजाओं में बहने वाली धाराओं को वो हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला नियम उन्होंने बताया था कि किसी भी अगर संधि पर कई धाराएं मिलती हैं इस प्रकार से, ये धारा इधर आती है इस संधि की ओर, यहां पर मिलती है, ये इधर जाती है, ये इधर जाती है, तो जितनी भी धाराएं मिलती हैं यहाँ पर, उन सब का जो बीजगणितीय योग होगा, मतलब ये सब धाराएं यहां अगर मिल रही हैं तो इस पॉइंट पर समेशन आई जो होगा वो 0, अर्थात जितनी भी धाराएं हैं उन सब का योग 0 होगा। और ये भी कह सकते हैं कि जो पास आ रही हैं धाराएं उनका योग जो दूर जा रही है धाराएं उनके योग के बराबर होगा। और दूसरा परिपथ ये था कि किसी भी परिपथ में, परिपथ की किसी एक भुजा में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उनमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता था। तो इन नियमों को हम डिटेल में लिखा हुआ देखेंगे, तो आप यहां पर इन्हें देख सकते हैं। थोड़ा लिखने की वजह से वीडियो लेंथी होगा, क्योंकि ये समझा दिए गए हैं, आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के 1942 में इन्होंने नियम दिए थे, धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। ये निम्न प्रकार है। पहला नियम संधि का नियम कहलाता है। किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात इन नियमों को लगाते समय परिपाटी यह है कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा धनात्मक ऋणात्मक ली जाती है। अब यहां पर अगर देखें, मान लेते हैं कि ये कई धाराएं ऐसे आ रही हैं, ये धारा इधर आ रही है, I1 मान लेते हैं, इसे I2 मान लेते हैं, इसे I3 मान लेते हैं, और ये दूर जा रही धाराएं हैं, ये I4 और ये I5। इन्होंने कहा है कि समेशन I बराबर 0, या फिर हम ये कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इजिकल टू 0, या ये कहें I1 प्लस I2 प्लस I3, ये दोनों टर्म इधर जाएंगी, I4 प्लस I5, यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। और ये जो नियम है आवेश संरक्षण पर को व्यक्त करता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी 1 नंबर में ये पूछा जाता है। दूसरा नियम ये कहता है किसी भी बंद पास के लिए विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात समेशन आई आर बराबर समेशन ई, ये आप यहां पर लिखेंगे। और अगर हम एक परिपथ ले लें जिसमें 2 पास दिए हुए हैं, R1 R2 R3 3 प्रतिरोध हैं, 2 सेल जुड़े हैं, तो E1 से धारा I1 प्रवाहित होगी, E2 से धारा I2 प्रवाहित होगी, और इन दोनों से धारा I1 प्लस I2 प्रवाहित होगी। अगर हम इस पास के लिए बात करें, पास नंबर 1 में, एक पास 1 में, अगर पास 1 में हम बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं समेशन आई आर, तो I1 इंटू R1, I1 इंटू R1, ये धारा इधर आ रही है और ये विपरीत है इसके, तो माइनस I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। और इसी प्रकार दूसरे पास में अगर ये पास 2 ले तो I2 पास 2 में I2 इंटू R2 प्लस, क्योंकि ये धारा और ये धारा एक दिशा में है तो ये I1 प्लस I2 इंटू R3, और बराबर इस परिपथ में विद्युत वाहक बल E2 है, E2। इन समीकरणों को यूज कर हम I1 I2 और या फिर I1 प्लस I2 यानी कि इस परिपथ में धारा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 1 नंबर में इसे बोलते हैं वोल्टा का नियम या फिर बंद पास का नियम, और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है।
तो एक नंबर में आवेश संरक्षण को पहला नियम और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को, ये इंपॉर्टेंट बात है, अलग से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं, जो कि हमें बोर ने बताया था। ये इसमें जब वो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर, मान लेते हैं कि ये कोई परमाणु है, इसमें ये नाभिक है और एक परमाणु है, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वृत्तीय गति, इसके चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये गति कर रहा है ई, एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये डिस्टेंस हम r मान लें तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो गति करते हुए ये विद्युत धारा का उत्पन्न करता है, अर्थात जब ये गति करेगा तो इसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो I जो होगी, I बराबर वो होगी E अपॉन टी। इक्वेशन फर्स्ट, T जो है इसे पूरे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को लगने वाला समय है, एक चक्र में लगने वाला समय, या इसे हम आवर्तकाल कह सकते हैं। यदि हम T को ज्ञात करें तो वो होगा 2 पाई R अपॉन में V, जो कि V वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो T इजकल टू 2 पाई R अपॉन V, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखें तो I जो हो जाएगा E अपॉन 2 पाई R अपॉन V, या फिर हम कह सकते हैं I इजकल टू EV अपॉन 2 पाई R। EV अपॉन 2 पाई R। यदि, चूंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि इससे संबंध जो चुंबकीय आघूर्ण है, हम जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण को, हमने जो चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा हुआ है पहले, हम लिखते थे M बराबर IA, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से लिखते हैं या फिर म्यू L। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू L इजकल टू I इंटू ए। ए यहां पर जो होगा वृत्तीय पथ है तो पाई R स्क्वायर यूज कर सकते हैं, और I का वैल्यू हमने निकाला है I EV अपॉन 2 पाई R इंटू पाई R स्क्वायर। तो यहां से म्यू L जो निकलेगा वो निकलेगा 2 पाई से पाई कैंसिल होगा, R से R, तो 1 अपॉन 2 EV R। तो ये इस इलेक्ट्रॉन से संबंध चुंबकीय आघूर्ण है। यदि हम इस चुंबकीय आघूर्ण को कोणीय संवेग के रूप में बदलना चाहें तो इसे हम कोणीय संवेग के रूप में बदल सकते हैं। म्यू L इजकल टू E अपॉन, इसे मैं ME से मल्टीप्लाई कर देता हूं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, और ये हो जाएगा, जब M से E आया अपॉन 2M EVR। MEVR, और ये जो होता है ये होता है आपका संवेग, कोणीय संवेग जिसे बोलते हैं, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग यानी कि म्यू L इजकल टू E अपॉन 2ME इंटू कोणीय संवेग को L से लिख देते हैं हम इस प्रकार, या इसे सदिश रूप में लिखना चाहें म्यू L इजकल टू E अपॉन 2ME अपॉन में L। इस प्रकार हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसके लिए व्यंजक लिख सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो धारा उत्पन्न होगी इसमें वो क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के, ये सब आप जानते हैं। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारे पास 21 में दिया हुआ है LCR परिपथ दर्शाया गया है। चित्रानुसार परिपथ की स्रोत
आवृत्ति के स्रोत V से जोड़ा गया है। इसमें हमें ये सर्किट दिया हुआ है और इसके लिए हमें स्रोत की आवृत्ति निकालने जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न कर सके, अर्थात अनुनादी आवृत्ति, और अनुनादी आवृत्ति पर ही हमें प्रतिबाधा बतानी है। तो उसके लिए हम इस सर्किट को यहां सॉल्व बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस सर्किट में R हमें गिवन है 40 ओम, C हमें गिवन है 80 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड और L आपको गिवन है 5.0 हेनरी। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा वह आवृत्ति बताने जिस पर अनुनाद हो सके। अनुनादी आवृत्ति के लिए अनुनादी आवृत्ति, इसके लिए जो व्यंजक है F इज इक्वल टू 1/2 √1/LC। और अगर हम यहां सॉल्व करें इसे, F इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 √1/L है आपका 5 और यह है 80 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी, सॉरी फैरड। तो इसे सॉल्व करेंगे। F इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 √1/8 5 40 यानी कि 4 इंटू 2 जीरो हो जाएंगी तो 6 में ऐड करेंगे तो 10⁻4 होगा ये माइनस के। अब इसे यहां सॉल्व कर देते हैं। F इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि अंडर रूट से ये टर्म बाहर आएगी तो ये 2 होगा और ये भी 2 होगा। इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 2 जा 4 3.14 और ये 10⁻2 यानी कि इसे हम 100 लिख देते हैं, ये होगा 25 और F इज इक्वल टू 25 को जब 3.14 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7.96 हर्ट्ज। तो इस प्रकार आप इस परिपथ में अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था, सेकंड में दिया हुआ था कि अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो अनुनादी आवृत्ति पर हम जानते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, अनुनाद के लिए क्या होता है, XL बराबर और XC और Z बराबर जो होता है वो होता है R² प्लस XL अंतर XC का होल स्क्वायर। और जब ये बराबर है तो ये टर्म कटेगा तो Z बराबर अनुनाद पर R² स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो R बचेगा, यानी कि अनुनादी जो आवृत्ति पर जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध के बराबर होती है और प्रतिरोध इसमें कितना दिया है 40 ओम। तो इस प्रकार Z जो हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में इसके Z बराबर होगा 40 ओम। यही आपकी प्रतिबाधा होगी इसकी। ट्वेंटी वन का अथवा का एक क्वेश्चन है, भंवर धाराएं क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराओं का कोई एक उपयोग बताइए। ये भंवर धाराएं क्या हैं? भंवर धाराओं को सबसे पहले फोको ने देखा था, फोको ने, और 1895 में इन्होंने देखा कि जब किसी परिपथ में या विद्युत परिपथ में अगर हम विद्युत परिपथ में यदि हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें कुछ करंट उत्पन्न हो जाता है, यानी कि धारा उत्पन्न हो जाती है और इन धाराओं को फोको धारा ही कहते हैं। क्योंकि ये पानी में भंवर की तरह होती हैं, तो भंवर मतलब गोल गोल चक्करदार होती हैं, तो इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं या इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं, चूंकि इन्हें फोको ने देखा था। ये कैसे उत्पन्न होती है? यदि कोई चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं या फिर हम ये कहें कि यदि कोई धातु का टुकड़ा किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है या स्थित है और गतिमान होने के कारण उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें ये धाराएं
उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि इसका आंसर यहाँ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जब किसी वन विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। 1895 में इन्हें फोको ने सबसे पहले देखा। उन्होंने बताया परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है या गति करता है कोई धातु का टुकड़ा, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसके आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्रदार होती हैं, अतः इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराएं कम होती हैं या क्षीण हो जाती हैं। अब इनका जो उपयोग है, इनके कई उपयोग हैं। जैसे अभी आपके क्वेश्चन में एक पूछा है, आप तो इसका बोल सकते हो विद्युत ब्रेक, जो इलेक्ट्रिक ब्रेक होते हैं उनमें इनका उपयोग करते हैं हम। उनमें इस प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे मान लो रेलगाड़ी में हम अगर करें तो उनके धुरी के साथ एक ड्रम लगा हुआ होता है, और यदि जब पहिया घूमता है तो जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो उस समय क्या होता है, उस ड्रम पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है, और जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो वो उस समय क्या होंगी, भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और जो इसे पहिए को रोक देती है, यानी कि ड्रम उस पहिए पर चिपक जाता है और जिससे कि ब्रेक लग जाता है। इसके अन्य उपयोग जैसे प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में, प्रेरण भट्टी दूसरा है, और तीसरा इसका उपयोग और भी है, प्रेरण मोटर में भी है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक किए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो